पूरे देश को पता था, पूरे नेशनल मीडिया पर चल रहा था कि रामनाथ चुनाव जीत रहा है। जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो कहीं भी नहीं थे। लास्ट में इन्होंने वोटों की गिनती के समय पूरा फ्रॉड किया। इन्होंने डीएम साहब, उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे मालूम लग रहा था कि वो लखनऊ और दिल्ली से अंडर प्रेशर में काम कर रहे हैं। 8 घंटे बाद ईवीएम मशीन को बिल्कुल आवारा छोड़ दिया गया और इनको पूरी गुंडाई करने के लिए मौका दिया गया और पूरी ईवीएम मशीन को इन्होंने बास्ट कर दिया। और दूसरे दिन जब लॉक किया गया था तो उस समय उन्हें पूरा घोटाला हो चुका था। कई मशीनों की सील टूटी हुई थी। बीजेपी के एक पार्टी का एक हिस्सा बनकर के चुनाव आयोग काम कर रहा है। आज के चुनाव आयोग या भ्रष्ट अधिकारी नेता हैं, इन लोगों को मैं मुर्दाबाद बोलता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें संविधान एक मुद्दा रहा और उस चुनाव में संविधान की ही धज्जियां उड़ाई गई। किस प्रकार से, इसका एक जीता जागता उदाहरण रामनाथ सिकरवार हैं, जो कि आगरा के फतेहपुर सीकरी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और किस प्रकार वोटों की गिनती में वो गड़बड़ियाँ हुई और पूरे तरह से इनके साथ बेईमानी करके इनको हराया गया। इसी मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ रामनाथ सिकरवार जी हैं। पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी से मुझे कैंडिडेट घोषित किया गया था। चुनाव बहुत अच्छा लड़ा गया। पूरे क्षेत्र की जनता ने मेरा साथ दिया और पूरे देश को पता था, पूरे नेशनल मीडिया पर चल रहा था कि रामनाथ चुनाव जीत रहा है। जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो कहीं भी नहीं थे। लास्ट में इन्होंने वोटों की गिनती के समय पूरा फ्रॉड किया। इन्होंने जब गिनती हो रही थी तो इन्होंने 5 किलोमीटर तक मेरे किसी भी आदमी को वहां घुसने नहीं दिया और गिनती से पहले इनके लोग पहले ही घोषणा कर चुके थे कि आप कितना भी हल्ला मचा लीजिएगा, जीतेगा हमारा प्रत्याशी। ये आलम रहा। वोटों वाले दिन जो काउंटिंग हो रही थी, 5 किलोमीटर तक इन्होंने किसी आदमी को नहीं आने दिया। पूरे उसमें हजारों की संख्या में पीएसी फोर्स लगा रखी थी। मेरे लोग जा रहे थे, उनको डंडा से बाहर भगा रहे थे। अंदर जब काउंटिंग हो रही थी, लगभग 2-3 बजे तक मैं अच्छी लीडिंग से जीत रहा था। उसके बाद में इन्होंने काउंटिंग को थाम दिया। माइक की आवाज इन्होंने खराब कर दी। मैंने एक रिटर्निंग ऑफिसर से भी बात की थी माइक की आवाज सुनना ठीक करने के लिए, लेकिन डीएम साहब, उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे मालूम लग रहा था कि वो लखनऊ और दिल्ली से अंडर प्रेशर में काम कर रहे हैं। कुछ समय बाद उसमें कुछ गाड़ियां घुसी और पूरे चुनाव को उन्होंने तहस नहस कर दिया। मेरी बात को कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं था। मेरे वहाँ पर एजेंट्स थे, उनको बाहर निकाल दिया गया और लास्ट में मुझे लगा कि इसमें बेईमानी हो रही है, तो रिकाउंटिंग के लिए मैंने एक डीएम को चिट्ठी थी उस समय रिटर्निंग ऑफिसर को, उस चिट्ठी का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं दिया और लास्ट तक इन्होंने उस कैंडिडेट को जिताया और पूरी ताकत से इन्होंने मुझे वहां पर हराया। तो क्या आपने इस मामले को तो शायद अदालत तक भी लेके गए हुए हैं आप? बिल्कुल, अदालत में लेके गया हूं। जिस दिन ईवी वोटिंग के बाद ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में रखी जा रही थी, कुछ मशीनें 11 बजे तक रख गई, कुछ 12 बजे तक लगभग सारी मशीनें ईवीएम स्ट्रांग रूम में रख गई थी। लेकिन 8 घंटे तक पूरे रूम्स खुले रहे, किसी में ताला लगा रहे, किसी में खोल रहे, सील नहीं किया गया था। दूसरे दिन लगभग 8 बजे से डीएम साहब आए, उनकी प्रेजेंस में मैं भी मौजूद था, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। 8 घंटे बाद ईवीएम मशीन को बिल्कुल आवारा छोड़ दिया गया और इनको पूरी गुंडाई करने के लिए मौका दिया गया और पूरी ईवीएम मशीन को इन्होंने बास्ट कर दिया। और दूसरे दिन जब लॉक किया गया था तो उस समय उन्हें पूरा घोटाला हो चुका था। मेरी कई अधिकारियों से बात हुई थी कि रामनाथ जी, कई मशीनों की सील टूटी हुई थी और उनमें केवल बीजेपी के प्रत्याशी के वोट निकले, आपके बहुत मामूली से वोट निकले थे और 100% इसमें घोषणा हुई है कि उसको कैसे भी उस प्रत्याशी को जिताना है और जिताने में कामयाब हुए। अंदर में था, बेईमानी हो रही थी। आर्मी का हूँ मैं, आर्मी में सत्य के लिए लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती। मुझे खूब गुस्सा थी कि इनके जबड़ों को मुक्के मारूं, इनकी ऐसी तैसी करूं अंदर जो बेईमानी करवा रहे हैं। लेकिन अंदर झगड़ा होता तो बाहर पुलिस और आम लोग मारे जाते। मैं नहीं चाहता कि किसी के
लाशों पे बन करके मैं सांसद बनूं, ये तो आज के कुछ जो सत्ता में बैठे इन लोगों की फितरत है कि लोग कितने भी मारे जाएं, हमें सत्ता मिलनी चाहिए। इसलिए इस अन्याय को अंदर शांति प्रिय तरीके से देखता रहा, मैंने इसको चुनौती कानून में देंगे। अब प्रचा जी, महमूद प्रचा जी मेरे वकील है इसके अंदर, और उमर साहब भी हैं इसमें वकील। कोर्ट में केस फाइल हो गया है, कल ही 25 तारीख को वहाँ से आया हूँ। दूसरे पक्ष ने भी कुछ वहाँ दाखिल किया हुआ है, वो भी हाजिर हो गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। और ऐसे बेईमान चाहे अधिकारी हो चाहे हरामखोर नेता हो, इस कानून का तमाशा उसके गाल पर छपेगा। किस प्रकार की गड़बड़ियों के आरोप आपने लगाए हैं? आप ये बताइए, ईवीएम मशीन रख गई, सील होना चाहिए। इन्होंने 8 घंटे तक उनको आवारा क्यों छोड़ दिया? खेत में बैल घुसा दो, गाय घुसा दो, उसको तो नाश करेंगे। ये शाणु उसको पूरे ईवीएम मशीनों का नाश कर दिया। दूसरी बार इनको मैंने रिटर्न में चिट्ठी दी एक कि भाई इसको रिकाउंटिंग कराओ, इन्होंने क्यों नहीं कराया रिकाउंटिंग? उसके बाद में विदिन 7 डेज एक चिट्ठी देनी होती है, वो चिट्ठी मैंने यही पर्ची काउंटिंग के लिए कराने के लिए उसको नहीं किया। और फिर मैंने इनको एक चिट्ठी दी कि जितनी भी रिकॉर्डिंग है आपके पास इलेक्शन प्रोसेस की, उसकी रिकॉर्डिंग दी जाए एज पर प्रोविजन इन द लॉ। इन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग दी, मामूली सी रिकॉर्डिंग दी है जिसका कोई मतलब नहीं होता। इससे साबित हो रहा है कि रिकॉर्डिंग न देना, मेरी बात को न सुनना, दोबारा काउंटिंग न करना, और ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम को 8 घंटे तक आवारा छोड़ दी गया गलत करने के लिए, एक क्लियर एविडेंस है। और अगर हाई कोर्ट आगरा में होता तो मेरे 4 लाख प्लस वोट बढ़े, मैं 8 लाख लोग हाई कोर्ट के पास खड़ा कर देता। मुझे गरीबों ने वोट दिए, अच्छे अमीरों ने भी दिया। अगर हाई कोर्ट इलाहाबाद नहीं होता तो मैं यहाँ पर उतने से ज़्यादा वोट खड़े कर देता। वहाँ आर्थिक तंगी के कारण इतने वोटों को मैं हाई कोर्ट नहीं ले जा सकता। अच्छा, आपने बताया कि जिस दिन वोटों की काउंटिंग हो रही थी तो उस दौरान भी जब आप लीड ले रहे थे तो वोटों जो है काउंटिंग रोक दी गई थी। कितने देर तक ये काउंटिंग रोकी गई थी? उसके बाद तो पता ही नहीं लगा। एक्चुअली में एक जगह सारी काउंटिंग होनी चाहिए, एक हॉल के अंदर या एक टेंट के अंदर। कहीं उधर काउंट उस कोने पे काउंटिंग हो रही है, एक उसकी तहसील की, एक तहसील की वहाँ हो रही है, 3 तहसील की इधर हो रही है, अलग अलग काउंटिंग हो रही है। पता ही नहीं लग रहा कब कहाँ हो रहा है, और कोई भी अधिकारी मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। 2 गेट थे उसमें, एक गेट पे पुलिस खड़ी हुई थी, दूसरे गेट को पूरा 1 महीने भी मशीन वहाँ रखी थी, कोई भी आओ कोई भी जाओ, कोई रोक टोक नहीं थी। गेट पर इन्होंने कोई कैमरा नहीं लगाया, पूरी मशीनों को आवारा छोड़ दिया गया। और उसकी रात में दीवार भी तोड़ी गई थी, रात में, जो अखबार में ही निकला हुआ है, जो ईवीएम मशीन जिसमें रखा, बाउंड्री की रात में दीवार टूटी थी। और कई बार ईवीएम मशीन जहाँ रखी है उसकी शॉर्ट सर्किट हुआ, उनकी लाइट काटी गई, ऐसे कई एविडेंस। लास्ट सवाल सर, चुनाव आयोग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या चुनाव आयोग जिस तरह से दावे करता है कि वो निष्पक्ष काम कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है? क्या भारत देश में चुनाव आयोग है? क्या चुनाव आयोग भारत देश में है? क्या चुनाव आयोग की ऑफिस भारत देश में कहीं है? राजीव कुमार हैं, चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भाई साहब, आई एम सोल्जर, मैं सोल्जर जैसा काम न करूं, वतन के लिए मर मिटने का, धर्म के लिए मट मिट के मेरे अंदर जुनून जो जज्बा नहीं है, तो मुझे सोल्जर कहलाने लायक नहीं है। चुनाव आयुक्त महोदय को, राजीव कुमार जी को, जो पहले हमारे चुनाव आयुक्त थे, TN सेशन, जहां उनको अंतिम संस्कार किया गया है, ये यहाँ से जाएं और उनका जहाँ अंतिम संस्कार किया गया TN सेशन को, उस मिट्टी को तिलक लगा के आएं और अपनी आत्माओं को शुद्ध करें। वो एक बीजेपी की कंपनी, बीजेपी के एक पार्टी का एक हिस्सा बन करके चुनाव आयोग काम कर रहा है। और किसी चुनाव आयोग की हिम्मत है, किसी चुनाव अधिकारी की हिम्मत है, किसी हरामखोर बेईमान नेता की हिम्मत है, और किसी अधिकारी दलाल की हिम्मत है, उसकी मां ने दूध पिलाता मेरे सामने आके बात कर ले, आज तो सत्य बोले, नहीं मेरे से दांत तोड़वा के जाएंगे। जो देश को लूट रहे हैं, गद्दार हैं, इनकी ऐसी तैसी करना चाहिए। चाहे कोई भी हो, ऐसे के खिलाफ लोगों को रोड पे आने की आवश्यकता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में पहली बार एक सिपाही को, सेना के सिपाही को राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया और मैं जीत रहा था, और जबरदस्ती
परोस हुई थाली को निवाला मुंह की ओर जा रहा था, उसको छीन के लोग अपनी बेईमानी गद्दारी से तानाशाही से ले गए हैं और चुनाव आयुक्त तो मूक बन करके इस सारे अत्याचार को देख रहे हैं। इसलिए मैं आज सैल्यूट करता हूं टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त को। और आज के चुनाव आयुक्त या भ्रष्ट अधिकारी नेता हैं, इन लोगों को मैं मुर्दाबाद बोलता हूं। एक आम आदमी चुनाव लड़ता होगा, उसके साथ क्या होता होगा, क्या लगता है? भाई साहब, आम आदमी को इस देश में जीने का अधिकार ही नहीं बचा। जो इस देश में तो बेईमान, लुच्चे, लफंगे, गद्दार, जिनका जमीर मरा हुआ है, ज्यादातर लोग कुर्सियों पे वही बैठ रहे हैं। जिंदा दिल लोग भी हैं, अच्छे दिल लोग भी हैं, हर पार्टी, हर धर्म, हर जाति के अंदर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये गद्दार लोग, बेईमान लोग अच्छे लोगों को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम के नाम पर इसको बांट करके अपनी दुकान खोल के बैठे हुए। और जिस दिन ये जनता समझ गई इनकी और इनकी दुकान की ऐसी तैसी करेगी, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं मेरे भाई। रामनाथ जी, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भैया। तो हमारे साथ रामनाथ सिकरवार थे, अभी बातचीत कर रहे थे, और किस प्रकार से इन्होंने राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के, उनको आईना दिखाया है कि उन्हें टीएन शेषन से जाकर उनकी जो समाधि है वहाँ जाकर उनसे सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से पहले चुनाव होता था और अब वो भाजपा के एजेंट बन गए हैं। ऐसा जो है आरोप लगा रहे हैं रामनाथ सिकरवार जी, जो कि आगरा के फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहे थे। हमने चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव देखा था, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो में जो है उस समय के रिटर्निंग अधिकारी को डाटा, वीडियो में किस प्रकार से ये साफ साफ दिखा कि कैसे वो बैलेट पेपर के वोट को खराब कर रहे थे। तो जब हम हरियाणा चुनाव की बात करते हैं, जब भी कहीं चुनावी गड़बड़ी की बात करते हैं, तो चुनाव आयोग ये कहता है कि भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जा रही है। लेकिन रामनाथ सिकरवार को आपने सुना, उन्होंने खुद आपको बताया कि किस प्रकार से चुनाव आयोग ने उनकी एक न सुनी और जो है वहाँ दूसरे को जो है जिताया हुआ बता दिया। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष ठाकुर, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।